नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात और मैं हूं नगमा। आज मणिपुर के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सुप्रीम कोर्ट में थे। सुप्रीम कोर्ट मणिपुर हिंसा की जांच की निगरानी के लिए तैयार हो गया है। ये बहुत ही अहम फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के पूर्व कमिश्नर दत्तात्रेय पडसलगिंकर को अपनी ओर से निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी है, जो उसे अलग अलग समय पर रिपोर्ट करते रहेंगे। और इसके अलावा अदालत ने बहुत विस्तार में जांच समिति और जांच के तौर तरीकों को लेकर सुझाव दिए हैं। अदालत ने जो कहा है वो आपको इस ग्राफिक के जरिए दिखाते हैं। महाराष्ट्र के पूर्व आईपीएस अफसर दत्तात्रेय पडसलगिकर हिंसा की जांच की निगरानी करेंगे। महिलाओं के खिलाफ अपराधों की जांच सीबीआई ही करेगी। स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के लिए दूसरे राज्यों से सीबीआई में डीएसपी रैंक के 5-5 अफसर लाए जाएंगे। बाकी मामलों की पुलिस जांच में 42 एसआईटी बनेगी। इनका नेतृत्व एसपी रैंक के अधिकारी के हाथ में होगा। डीआईजी रैंक के 6 अफसर एसआईटी की निगरानी करेंगे। इसके अलावा 3 पूर्व हाईकोर्ट जजों की अध्यक्षता में एक समिति का गठन होगा। ये समिति मणिपुर में राहत और पुनर्वास की निगरानी करेगी। इस कमेटी में जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल के अलावा जस्टिस शालिनी और जस्टिस आशा मेनन है। और ये जो कमेटी है वो इस बात की निगरानी करेगी कि वहां पर मानवाधिकारों के ऊपर किस तरह की कार्रवाई हो रही है, वहां पर रिलीफ और रिहैबिलिटेशन का काम कैसा चल रहा है। इसके पहले पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को एक कड़ी फटकार लगाई थी और विस्तार में तमाम रिपोर्ट मांगी थी। केंद्र ने आज वहां दर्ज केसों का वर्गीकरण करके स्टेटस रिपोर्ट पेश की है। सरकार की ओर से पेश एसजी यानी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह दावा किया है कि महीनावार अगर देखें तो हिंसा कम हुई है। केंद्र इससे परिपक्वता से निपट रहा है। ऐसे में ऐसे और भी आयाम हैं जिन पर विचार करने की जरूरत है। 11 मामलों की जांच सीबीआई को जाएगी और अन्य सभी मामलों के लिए 6 एसआईटी बनेगी। महिलाओं से हुए 12 अपराधों की एफआईआर सीबीआई को दी जाएगी। महिलाओं के साथ हुए अपराधों की जांच एसपी रैंक के ऊपर के अधिकारी करेंगे। हत्या के मामलों की जांच भी एसपी या इससे ऊपर के रैंक के अधिकारी करेंगे। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकीलों ने ध्यान दिलाया कि एक तो अपराधों की जांच का मामला है, दूसरा ये मसला है कि आगे ऐसे अपराध ना हो। उन्होंने सुझाव दिया कि जांच के लिए रिटायर्ड जज की अगुवाई में आयोग बनाया जाए या सुप्रीम कोर्ट अपनी निगरानी में जांच कराए। हर संभव संसाधन और स्रोत का इस्तेमाल हो। आयोग में स्थानीय लोगों को, सक्षम नागरिक संगठनों को, सामाजिक कार्यकर्ताओं और पीड़ितों तक को शामिल किया जा सकता है। सुनवाई के दौरान और भी कई अहम सवाल उठे। कहा कि जब भी हालात सामान्य होते हैं, एसजी ने कहा, सॉलिसिटर जनरल ने, कि जब भी हालात सामान्य होते हैं कोई ना कोई घटना घट जाती है मणिपुर में। ये बात भी सामने आई कि इस मामले में राज्य पुलिस की भूमिका सवालों से घिरी हुई है। इसलिए उन्हीं के बीच एसआईटी बनेगी तो न्याय पर संदेह होगा। ये बात भी उठी कि राज्य प्रशासन को देखते देखते वहां गोला बारूद लूटा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसकी कोशिश कानून व्यवस्था और भरोसे को बहाल करने की होगी। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि संतुलन बना रहे और जांच ठीक तरह से हो। And everything will come normalcy slowly, and the orders passed by the Honorable Court today are very helpful for bringing the normalcy, and a lot of thought was given before passing this order, and we are grateful to the Chief Justice for passing this order balancing the things. It was categorically stated that no aspersions are casted on the Manipur police, so they are not demoralized now. Everything went on very well. हमारे साथ जुड़ रहे हैं आशीष भार्गव, जो सीनियर एडिटर हैं लीगल अफेयर्स। आशीष, सुप्रीम कोर्ट ने काफी अहम बातें कही हैं एक बार फिर से। पिछली सुनवाई में भी काफी सख्त थी सुप्रीम कोर्ट और वहां के डीजी को पेश होने के लिए कहा गया था। आज डीजी पुलिस वहां मौजूद रहे। कमेटी का गठन किया गया है और एक ऑल विमेन कमेटी भी बनी है जो कि मानवाधिकारों पर, रिहैबिलिटेशन, रिलीफ वर्क पर नजर रखेगी। तो अब इसके बाद जो आज हुआ सुप्रीम कोर्ट में, मणिपुर हिंसा की जांच जो है उसमें क्या बड़ी बातें हुई हैं, किस तरह से आगे की जांच बढ़ेगी?
जी देखिए, नगमा काफ़ी अहम है ऐसे मोड़ पर जब सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा बीड़ा उठाया है और ये भी देखा है कि बैलेंस है, यानी संतुलन सब चीज़ों में बना रहे। सबसे बड़ी बात ये थी कि याचिका करते कह रहे थे कि सीबीआई की जांच पर उनको भरोसा नहीं है, पुलिस की जांच पर उनको भरोसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अपनी मॉनिटरिंग में या रिटायर्ड जज की मॉनिटरिंग में जांच कराए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहीं ना कहीं माना कि इस तरह ये फिजिबल नहीं होगा, ये संभव नहीं है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहतरीन व्यवस्था, एक संतुलित व्यवस्था दी है कि सीबीआई जांच तो करेगी, लेकिन उसकी निगरानी एक पूर्व आईपीएस अफसर करेंगे, जो एक बेहतरीन अफसरों में से जिनकी गिनती होती रही है। दूसरी चीज़ ये थी कि जो सीबीआई के पास जो केस हैं वो तो सिर्फ महिलाओं से जुड़े जो अपराध हैं, करीब 11 से 12 वो केस हैं। बाकी जो मामले हैं 6500 टोटल एफआईआर दर्ज हैं, उनमें जो क्रिमिनल केस हैं, मर्डर के केस हैं, आगजनी के केस हैं, रॉबरी के केस हैं, ऐसे केसों में क्या हो जहां पर पुलिस जांच कर रही थी लेकिन सवाल उठ रहे थे, तो ये भी जाहिर है कि इस तरह की जांच को अब कौन करेगा, सीबीआई के ऊपर इतना प्रेशर डाल नहीं सकते। तो उसके लिए एक संतुलित और बहुत बढ़िया व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने ये देने की कोशिश की है कि उन एसआईटी में 42 एसआईटी का गठन होगा, लेकिन उनमें डीआईजी स्तर के अफसर होंगे जो बाहर से लाए गए होंगे। एक अफसर के पास 6 एसआईटी होंगी, यानी कुल मिलाकर एक डीआईजी स्तर का जो अफसर है वो 7 एसआईटी को हैंडल करेगा, उनकी निगरानी करेगा। इसके अलावा जो सीबीआई जांच करेंगी उनकी निगरानी तो भले ही पूर्व आईपीएस अफसर करेंगे, लेकिन उन सीबीआई की टीम में भी जो 5 जो अफसर होंगे वो दूसरे राज्यों के होंगे, जो कम से कम डिप्टी एसपी स्तर के होंगे। तो ये एक बहुत संतुलित आदेश, जो एक फिजिबल आदेश है, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट दखल दे सकता था जितना, उतना देने की कोशिश करते हुए एक आदेश जारी सुप्रीम कोर्ट ने करेगा इस मामले को लेकर, ये सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया है। इसके अलावा वहां पर मानवीय पहलुओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही बोला था कि मानवीय पहलुओं को देखना बहुत ज़रूरी है। लोगों को पुनर्वास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राहत मिल रही है कि नहीं मिल रही है, उनके लिए जो मुआवजे की व्यवस्था है वो ठीक ढंग से हो रही है या नहीं हो रही है, ज़मीन पर क्या हो रहा है, मानवीय पहलू की जांच के लिए उन्होंने 3 महिला जजों की एक कमेटी का गठन किया है। ये दिल्ली हाईकोर्ट की पहले एक्टिंग चीफ जस्टिस थी, बाद में जम्मू कश्मीर की चीफ जस्टिस बनी जस्टिस गीता मित्तल, उनकी अगुवाई में ये एक टीम है जिसमें बॉम्बे हाईकोर्ट की पूर्व जज जस्टिस शालिनी जोशी होंगी और दिल्ली हाईकोर्ट की पूर्व जज भी इसमें शामिल होंगी, आशा मेनन। और ये कमेटी और पूर्व आईपीएस अफसर जो हैं, यानी जांच रिपोर्ट और रिलीफ रिपोर्ट, ये दोनों समय समय पर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होंगी। काफ़ी अहम है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को छोड़ नहीं रहा है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से ये तय कर लिया है कि वो इन सारे मामलों की न केवल निगरानी करेगा बल्कि समय समय पर ज़रूरत पड़ने पर वो दिशा निर्देश, गाइडलाइन भी जारी करेगा। जी बिल्कुल, ये बहुत अहम है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है, ये जो कमेटी बनी है ऑल विमेन जजेस की, उसमें भी कि वो नज़र रखेंगे और उसके भी समय समय पर रिपोर्ट देनी होगी सुप्रीम कोर्ट को, यानी रिलीफ, रिहैबिलिटेशन वर्क, ह्यूमैनिटेरियन वर्क जो है वो कैसा चल रहा है उसकी भी। धन्यवाद आपका आशीष इस तमाम बातचीत के लिए, इस चर्चा के लिए कि सुप्रीम कोर्ट ने आज कितनी सख्ती से यहाँ पर जो किस तरह से जाँच चल रही है वो उसकी स्टेटस रिपोर्ट भी, उसके ऊपर निगरानी बनाए रखने की बात भी कही है। तो मणिपुर में 4 मई को जिन 2 महिलाओं के साथ एक भीड़ की बर्बरता का वीडियो वायरल हुआ था, उस घटना के सिलसिले में अब कार्रवाई करते हुए 5 पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया है। इस बीच मणिपुर के अलग अलग इलाकों में हथियारों की बरामदगी के लिए छापे डाले जा रहे हैं। सुरक्षा बलों ने राज्य में अलग अलग जगहों से अब तक 1195 हथियार और उनमें इस्तेमाल की जाने वाली 14,332 गोलियां बरामद की हैं। नस्लीय हिंसा के बीच अलग अलग जगहों पर सरकारी हथियार केंद्रों से 4,000 हथियार लूटे गए थे। इम्फाल में कर्फ्यू में सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक के लिए ढील दी गई है, लेकिन वैली रीजन के महत्वपूर्ण सोशल सोसाइटी ग्रुप ने मणिपुर सरकार के बॉयकॉट का ऐलान किया है। चुराचांदपुर और बिष्णुपुर जिले के बॉर्डर इलाके में तनाव के बीच कल भी फायरिंग की खबर है। इस इलाके में शनिवार को हुई हिंसा में 6 लोगों की और मौत हुई थी, जबकि 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। दिल्ली में कुकी जोमी लीडर आज गृह मंत्रालय में अधिकारियों से बात करेंगे। उनकी कोशिश गृह मंत्री से मुलाकात करने की भी रहेगी। रविवार की सुबह मणिपुर की राजधानी इम्फाल की सुनसान सड़कें। बीते 1 महीने में रविवार को ही पहली बार दिन का कर्फ्यू नहीं हटाया गया।
इससे पहले शनिवार शाम को महिलाओं के इन जत्थों ने इम्फाल में प्रदर्शन कर अपना गुस्सा जाहिर किया। वो बिष्णुपुर जिले के क्वावक्ता में एक पिता पुत्र समेत 3 लोगों की हत्या से गुस्साई हुई थी। ये वारदात कुकी बहुल चूड़ा चांदपुर जिले की सीमा से बस कुछ ही किलोमीटर दूर हुई। बजे तक अपने पत्नी से बातचीत कर रहा था। वो कह रहा था कि आज तो बहुत सन्नाटा है, हमें डर लग रहा है। तो मैंने कहा रिलीफ कैंप पे चलो, लेकिन पिताजी ने नहीं माना, इसलिए वो रिलीफ कैंप पे नहीं गया। लेकिन मैं अपने मायके में रह रही थी, तब फोन आया था किसी ने गोली मार दिया है। नरेंद्र मोदी जी भी मैं कहना चाहती हूँ, वो अभी तक क्या कर रहा है, हमारे सरकार बीरेन भी क्या कर रहा है, दोनों हमारे लोग मरने के लिए वो देख रहा है क्या हुआ, कितना मरे है। इन हत्याओं के फौरन बाद जवाबी हमले शुरू हो गए। हथियारबंद लोगों ने क्वावक्ता के 2 पड़ोसी गांवों फुजांग और सोंगदो पर फायरिंग शुरू कर दी। मोर्टार और ग्रेनेड दागे। ये दोनों गांव चूड़ा चांदपुर में पड़ते हैं। इस हमले में 2 लोगों की मौत हुई, कई घायल हो गए। मणिपुर में हिंसा शुरू हुए 100 दिन गुजरने वाले हैं और शनिवार को हुई हिंसा इस दौर की सबसे भयानक हिंसा में से एक है। पूरे दिन बिष्णुपुर और चूड़ा चांदपुर सीमा पर ऐसी हिंसा चलती रही। हिंसा में घायल हुए कई लोगों का चूड़ा चांदपुर में इलाज चल रहा है। मैं कल बांग्ला इलाके में सुरक्षा बलों की ब्लैंक फायरिंग में घायल हुआ। मुझे पीछे से गोली लगी जो शरीर को चीरते हुए आगे से निकल गई। मौके पर मेरा एक दोस्त मारा गया। मेरा कल ही ऑपरेशन हो गया और अब मैं खतरे से बाहर हूँ। सूत्रों ने एनडीटीवी को बताया कि सरकार केंद्रीय सुरक्षा बलों की 10 और कंपनियां मणिपुर भेज रही है। पहले से ही 120 कंपनियां राज्य में अलग अलग जगह तैनात हैं। सेना ने भी पहाड़ों और घाटियों के बीच जिलों की सीमाओं पर हमलावरों की खोज के लिए एक बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। इम्फाल में बीएम सुंजू के साथ गुवाहाटी से रतनदीप चौधरी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो ये है मणिपुर का हाल और उसके बाद एक लेंगे ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे मीडिया संस्थान न्यूज क्लिक का क्या है चाइनीज कनेक्शन, क्यों इसे लेकर हुआ है लोकसभा में हंगामा। लोकसभा में आज एक मीडिया संस्थान न्यूज क्लिक को लेकर खूब हंगामा हुआ। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने संस्थान को देश विरोधी बताया और कांग्रेस की साजिश करार दिया। निशिकांत दुबे ने दावा किया कि न्यूज क्लिक को चीन की फंडिंग मिलती है और इस मामले पर अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि अब तो न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार भी मान रहा है कि नेविल रॉय सिंघम और उनका न्यूज क्लिक चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का एक खतरनाक उपकरण है जो दुनिया में चीन के एजेंडे को बढ़ावा दे रहा है। इसमें कई देशों के नाम हैं जिनमें अफ्रीका भी शामिल है और भारत। अनुराग ठाकुर ने कहा कि 2021 में न्यूज क्लिक के खिलाफ जो रेड चली थी उसमें विदेश की फंडिंग का पता चला था। सरकार ने खुलासा किया था कि कैसे विदेशी प्रोपेगेंडा भारत के खिलाफ है। इस एंटी इंडिया मूवमेंट में विपक्ष भी उनके साथ जुड़ गया। मैं कहूं तो कांग्रेस, चीन, न्यूज क्लिक सभी एक भारत विरोधी गर्भनाल से जुड़े हुए हैं। और ये इससे सिद्ध होता है क्योंकि कुछ लोगों को तो ये भी आदत थी कि, और मैं नाम लेके भी कह सकता हूं, कि राहुल जी की नकली मोहब्बत की दुकान में चीनी सामान ये साफ नजर आने लगा है। प्रेस के प्रोपेगेंडा और एजेंडा पर हम भारत को टुकड़े टुकड़े नहीं होने देंगे। चाहे कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ जाकर खड़ी हो जाए। राहुल गांधी जी बीच रात को जाकर उनके साथ खड़े हो गए, बाद में टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों को अपने आप में शामिल भी करा लिया। और इनके समय तो सीबीआई और ईडी
पिंजरे में बंद तोता होती थी, लेकिन आज अगर वो ईडी कार्रवाई न्यूज क्लिक जैसी फर्जी संस्थाओं के खिलाफ करती है तो उसके ऊपर ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। ये गलत सूचना के खिलाफ, मिस इन्फॉर्मेशन के खिलाफ युद्ध है और ये युद्ध जारी रहना चाहिए। फंडिंग तो एक कर रहे थे न्यूज क्लिक को चाइनीज कंपनियां नेविल रॉय सिंघम के माध्यम से, लेकिन जो इनके सेल्समैन थे हमारे हिंदुस्तान के कुछ लोग हो गए थे। जब इनके खिलाफ कार्रवाई हुई तो उनके पक्ष में आकर खड़े हो गए। अब ये जो न्यूज क्लिक को जो पैसा आया, ये रूट भी कहां कहां से हुआ। ये गौतम नवलखा का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये भी एक आरोपी है। किस केस में? एल्गार परिषद के माओइस्ट लिंक में जो भीमा कोरेगांव केस है, उसमें अभी तक जेल में ये है, अंडर हाउस अरेस्ट है। यूएपीए लगा हुआ है इनके ऊपर। को लेकर हंगामा हो रहा है और क्या कनेक्शन है न्यूज क्लिक का, उसके लिए पहले समझना होगा कि कौन है ये नेविल रॉय सिंघम, जिन पर आरोप है कि उसने न्यूज क्लिक को फंड किया। तो नेविल रॉय सिंघम जो है एक अमेरिकी व्यवसायी है, मिलियनेयर है, आईटी कंपनी थॉटवर्क्स के संस्थापक हैं, श्रीलंकाई राजनीतिक वैज्ञानिक विक्रमाराजा सिंघम के बेटे। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी प्रोपेगेंडा को बढ़ावा देने के लिए न्यूज क्लिक को सिंघम से फंडिंग मिली है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट की है जिसमें ये सामने आया है। और अब आपको दिखाते हैं कि न्यूज क्लिक में चीन का पैसा, जो ये आरोप लग रहे हैं, क्या वो सच है और या किस तरह ये मुद्दा उठा है। तो ये न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार की इन्वेस्टिगेशन है जिसमें ये पता चला है कि नेविल रॉय सिंघम ने न्यूज क्लिक को फंड किया। न्यूज क्लिक की रिपोर्टिंग में चीन का प्रोपेगेंडा भी, ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा। 2021 में ईडी ने न्यूज क्लिक के फंडिंग की जांच की थी और ईडी के मुताबिक पैसों की ट्रेल अमेरिकी मिलियनेयर सिंघम तक पहुंची। भारत को बदनाम करने के लिए न्यूज क्लिक षड्यंत्र का हिस्सा रहा, ये बीजेपी का कहना है। न्यूज क्लिक ने मोदी सरकार को निशाना बनाया है, ये बीजेपी कह रही है। तो अब आपको दिखाते हैं कि जब न्यूज क्लिक पर 2021 में ईडी के रेड्स हुए थे तो फिर समय विपक्ष ने क्या कहा था। 2021 में न्यूज क्लिक पर जब रेड हुई तो उस पे कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि सरकार की ओर से गुलाम बनाने और दबाने की कोशिश है। कार्ति चिदम्बरम ने कहा कार्ति चिदम्बरम जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने कहा कि बीजेपी ईडी का इस्तेमाल करके न्यूज क्लिक को धमकाने की कोशिश कर रही है। यशवंत सिन्हा टीएमसी, सरकार की ओर से मीडिया की आवाज दबाने की कोशिश है। तो ये कुछ विपक्ष की आवाजें हैं जो 2021 में न्यूज क्लिक पर जो रेड हुई उसके बाद में सामने आई थी। तो और एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि राज्यसभा में जो दिल्ली सेवा बिल है उसका क्या हुआ। गृहमंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल पर चर्चा और मतदान के लिए उन्होंने पेश किया है। इस बिल पर अभी भी चर्चा हो रही है। इससे पहले 3 अगस्त को लोकसभा ने इस बिल को हरी झंडी दे दी थी। बिल को लेकर एनडीए और INDIA के सांसद लामबंद हैं, लेकिन बीजेडी, YSR, कांग्रेस के समर्थन के बाद एनडीए के पक्ष में दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि बिल के पास होने के बाद दिल्ली में अधिकारियों की नियुक्ति और ट्रांसफर पर उपराज्यपाल का फैसला ही अंतिम माना जाएगा। राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल जो है उसमें कुल नंबर गेम क्या है ये देखिए। जो कुल संख्या है वो 238 की है और बहुमत का आंकड़ा है 115 का। तो इसमें जो सत्ता पक्ष है एनडीए, उसके पास 103 उसके पास नंबर है, जब और उसके समर्थन में बीजेडी आ गई है जिनके पास 9 है। YSR कांग्रेस 9 और कुल 121, यानी इनके पास जो आंकड़ा है वो 121 का है जो बहुमत से ऊपर है। और जो अलायंस है इंडिया उसके पास 101 है।
जो बहुमत के आंकड़े के नीचे है। इसमें बीआरएस के पास 7 है, कुल 108 है इनके पास में। तो 101 जो खुद INDIA का है और बीआरएस 7, यानी कुल जो है वो 108 और अन्य के पास 9। तो ये है इनका नंबर गेम और इसलिए ऐसा लग रहा है कि इस बिल के पास होने में कोई मुश्किल नहीं है। इसके ऊपर राघव चड्ढा काफ़ी हमलावर रहे। सुनाते हैं आपको क्या कहा है गृह मंत्री ने और क्या उन्हें जवाब मिला है। मैं प्रस्ताव करता हूं कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1991 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर लोकसभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाए। मैं माननीय गृह मंत्री जी का बयान लोकसभा में सुन रहा था। उन्होंने कहा कि नेहरू जी ने, पंडित नेहरू ने ये बात रखी थी कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलना चाहिए। मैं माननीय गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूं, नेहरूवादी मत बनिए, अडवाणीवादी बनिए, वाजपेयीवादी बनिए और दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का आज आपके पास ऐतिहासिक मौका है। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दीजिए। सर, इस बिल को लाने का असल कारण क्या है? ये बिल क्यों लाया गया है? पिछले 25 साल में दिल्ली में 6 बार विधानसभा के चुनाव हुए। 6 के 6 चुनाव भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हारी। यहां तक कि 2015 और 20 में आजाद भारत के इतिहास की सबसे बड़े जनादेश की सरकार अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में बनाई। क्योंकि ये पिछले 25 साल चुनाव नहीं जीत पाए और अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के आने के बाद ये जानते हैं कि अगले 25 साल भी ये लोग चुनाव नहीं जीत पाएंगे, तो सरकार को नष्ट करने का काम कर रहे हैं। ना रहेगी सरकार और ना रहेगा चुनावों का महत्व, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। मैं आज अपने साथी जो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की सरकार चलाते हैं उन्हें कहना चाहूंगा, आपकी जरूर कुछ मजबूरियां रही होंगी जिसके चलते आपने ये फैसला लिया इस सरकार के इस बिल का समर्थन करने में। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि आग जब लगेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। राहत इंदौरी साहब का एक बड़ा महत्वपूर्ण शेर है, अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहां सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। लेकिन जब आपके घर में आग लगेगी, आम आदमी पार्टी आपके साथ खड़ी होगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर। बहुत जोरदार वकालत की यहाँ पर राघव चड्ढा ने, लेकिन जो नंबर गेम है वो तो इनके साथ नहीं है और ये अब साफ लग रहा है कि ये जो दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल है ये पास होगा और इसके ऊपर अब गृह मंत्री भी बोलने वाले हैं। तो ये मुद्दा इस समय गर्म है, काफ़ी आरोप प्रत्यारोप हुए हैं और ये लगातार आरोप लग रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि असल मकसद यही है कि किसी तरह से दिल्ली सरकार को काम नहीं करने दिया जाए। किस तरह की पॉलिटिकल रिएक्शंस यहाँ पर आप देख रहे हैं? नंबर गेम में तो जाहिर है कि जो INDIA अलायंस है उनके पास ये नहीं है संख्या। देखिए, निश्चित तौर पर क्योंकि इसमें जो बीजू जनता दल और YSR कांग्रेस पार्टी के जो सांसद हैं उन्होंने अभी बहस में भाग लेते हुए थोड़ी देर पहले अपने समर्थन का औपचारिक ऐलान भी कर दिया है सदन में और इससे सरकार की राह बहुत आसान हो गई है। लेकिन इसमें देखिए, जो अभी तक चर्चा हुई है, करीब 3 घंटे से चर्चा चल रही है, इसमें सबसे ज़्यादा सवाल जो विपक्ष की तरफ से उठाया गया है वो सिविल सर्विसेज अथॉरिटी के स्ट्रक्चर को लेकर उठाया गया है। अभिषेक मनु सिंघवी, P चिदम्बरम, राघव चड्ढा, सबने ये सवाल उठाया है कि आपने एक ऐसी सिविल सर्विसेज अथॉरिटी को क्रिएट करने का प्रावधान बिल में शामिल किया है जिसमें मुख्यमंत्री के अलावा 2 और अधिकारी होंगे और ये अथॉरिटी बहुमत से फैसला करेगी। यानी आपने एक चुने हुए मुख्यमंत्री को एक माइनॉरिटी स्टेटस दे दिया है अथॉरिटी के अंदर। और ऐसे वक्त पर P चिदम्बरम ने कहा जब दिल्ली की जनसंख्या 3.25 करोड़ के आसपास है और ये सवाल उठ रहा है कि दिल्ली के लोग भी जरूर इस बहस को, इस बिल पर जो बड़ी राजनीतिक बहस चल रही है उसको सुन रहे होंगे और शायद उन्हें इस बात का एहसास होगा कि उन्होंने जिस सरकार को चुना है उसके मुख्यमंत्री के पर जो है वो किस तरह से कतरने की तैयारी इस बिल के जरिए की गई है। जबकि दूसरी तरफ सत्ता पक्ष की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि जो कुछ भी पहल भारत सरकार ने किया है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद जो एक लूप होल था, जो सिस्टम में जो अधिकार भारत सरकार के पास था, उसका इस्तेमाल करके इस बिल को सरकार लेकर आई है और बेहतर तरीके से प्रशासनिक व्यवस्था चले इसके लिए बदलाव ज़रूरी था। तो लेकिन इस राजनीतिक तीखी बहस के बीच एक बड़ा सवाल ज़रूर बना हुआ है नगमा,
कि ये जो कानूनी बहस है, जो अभी हमने अभिषेक मनु सिंघवी, पी चिदम्बरम को सुना, जो कानूनी बहस है, मुझे लगता है वो जल्दी खत्म नहीं होने वाली है। सरकार ने लोकसभा में ध्वनि मत से बिल पारित करा लिया, राज्यसभा में भी उसने बहुत स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है बिल के समर्थन में। लेकिन जो संविधान पीठ है सुप्रीम कोर्ट की, उसके अधीन जो आम आदमी पार्टी की याचिका है इस अध्यादेश पर, जो दिल्ली सर्विसेज ऑर्डिनेंस था उसके खिलाफ जो याचिका उन्होंने दायर की थी, वो सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के अधीन है। और अब आम आदमी पार्टी राजनीतिक लड़ाई लड़ने के बाद अब एक लंबी कानूनी लड़ाई की भी तैयारी कर रही है, क्योंकि राघव चड्ढा ने एनडीटीवी से ये कहा है कि हम इस पर अपनी लड़ाई छोड़ने वाले नहीं हैं और इस पर हम अपने जो हमारे लीगल आर्गूमेंट्स हैं, जो हमारी कानूनी लड़ाई है, वो अब संविधान पीठ पर जब हियरिंग होगी तब हम प्रमुखता से अपनी बात को रखेंगे। तो ये बहस जो है, राजनीतिक बहस, भले आज राज्यसभा में बिल पारित होने के बाद समाप्त हो जाए, लेकिन इस पर जो कानूनी बहस है, जो इस पर कानूनी पहलू, जो सवाल उठाए गए हैं कानून को लेकर, जो लीगल इश्यूज हैं, उस पर अभी संविधान पीठ की समीक्षा बाकी है। जी धन्यवाद आपका हिमांशु। और इस समय एक ब्रेक लेंगे हम। ब्रेक के बाद सीकर में कोचिंग इंस्टीट्यूट पर पड़ रहे हैं ईडी के छापे। सीकर शहर के नवलगढ़ रोड पर रीट और आरएएससी की तैयारी करने वाले प्रमुख कोचिंग संस्थान कलाम अकेडमी पर ईडी के छापे पड़ रहे हैं। इन छापों के लिए 3 गाड़ियों में भरकर अधिकारी आए हैं। सुबह 10 बजे से ये कार्रवाई जारी है। मनी लॉन्ड्रिंग, आर्थिक अनियमितताओं के मामले में इस कोचिंग इंस्टीट्यूट पर छापे मारे जा रहे हैं। तो ये राजस्थान के सीकर की बात है, जहां पर इस कोचिंग इंस्टीट्यूट में छापे मारे जा रहे हैं। ये रेड जो है वो चल रही है। समय 5 की बात में इतना ही। नमस्कार।